योगी का बुलेट मॉडल, योगी का बुलडोजर मॉडल, योगी का अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ हर एक्शन, ओवैसी और मदनी जैसे इनके रहनुमाओं के सीने पर सांप की तरह लौट रहा। जले दिल और जहरीली जुबान से अब ये लोग सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन योगी ने भी साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस के हाथ में पिस्टल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी जवाब में गोली ही देगी उन्हें, यानी अपराधियों के खिलाफ बुलेट की रफ्तार थमेगी नहीं। अजीब से आपसे गलती होगी जी, कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दो, आज के बाद किसी महाराज पुलिस मुझे माफ कर दो। कोई अपना पराया नहीं होगा। जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल भी किया जाता है। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू। रफीक, सलमान, मन्नान, कल्लू, शफीक, योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। योगी ने एनकाउंटर विरोधियों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध के सफाई के लिए बंदूक अपने हाथों में थामे हुए है, न कि अपराधियों की गोली का शिकार होने के लिए। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से 2 टारगेट हिट किए हैं। पहला मैसेज अपनी खाकी फोर्स को दे दिया है कि अपराधियों पर दया की जरूरत नहीं है, और दूसरा निशाना योगी ने मुसलमानों और अपराधियों के हिमायती बनने वाले AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पर साधा है। ये दोनों वो नाम हैं जिन्हें यूपी में अपराधियों पर एक्शन पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, अरे याद रखो, तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल भी किया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर मकानों को आग भी लगाई जाती है। हमारे ही मुल्क के अंदर देश विरोधी कहा जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। कौन पागल है या कुत्ते ने काटा है उसे अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आगे रहेगा? ये दर्द, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि यूपी में 2025 में जिस रफ्तार से एनकाउंटर हुए थे, 2026 में उसकी स्पीड और तेज हो गई है। 2025 में 2739 एनकाउंटर हुए, जिनमें 3153 अपराधी पकड़े गए। 2026 के पहले ही महीने में एनकाउंटर का शतक लग चुका है। 2025 में 48 अपराधी ढेर हुए थे और 2026 के पहले ही महीने में 3 अपराधी ढेर हो चुके हैं। अपराधियों पर एक्शन के बावजूद आरोपों के तीखे बाण चलाए जा रहे हैं, लेकिन योगी अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए योगी ने ओवैसी मदनी पर ऐसा क्रॉस फायर किया कि उन्हें भी योगी फोर्स की बुलेट का एहसास हो गया। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। साफ है, योगी की पुलिस की गोलियों की रफ्तार थमने वाली नहीं है। योगी फोर्स अपराधियों को उन्हीं की बुलेट भाषा में जवाब देती रहेगी।
इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में आजमगढ़ में 2 गो तस्कर रफीक उर्फ टोनी और राहुल यादव यूपी पुलिस की गोली का स्वाद चख चुके हैं। गो तस्करों और गोकशी करने वालों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने गो रक्षकों को राक्षस करार दिया है, लेकिन योगी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। अगर आप इस तरह करते रहेंगे देश कमजोर हो जाएगा। सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं। कुछ लोगों के टारगेट पर सिर्फ योगी हैं और मकसद मुसलमानों को भड़काना है, लेकिन योगी के जवाब से अब उन सब की बोलती बंद हो गई है। प्रदेश की जनता भी योगी के साथ खड़ी है। महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं उन्होंने बता दिया कि कानून व्यवस्था क्या होती है। अपराध जो करेगा तो सजा उसको मिलेगा और कानून से ही चलेगा। योगी फोर्स की बुलेट पर सवाल उठाने वालों को योगी ने तगड़ा जवाब तो दिया ही है, साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने वाली अपनी पुलिस टीम को भी बड़ा कवच दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर्व और त्योहार किसी भी धर्म के हों, सीएम योगी उन्हें लेकर बेहद संजीदा रहते हैं। आज मुस्लिम भाई शब बारात का त्योहार मना रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने अपनी फोर्स को मुस्तैद कर रखा है। ये इंतजाम उन हुड़दंगियों के लिए भी है जो इस त्योहार की आड़ में सड़कों पर स्टंट और आतिशबाजी करके माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। यानी सीएम योगी ने आज की रात के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया है और अगर हुड़दंगियों ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। कोई भी फजूल काम ना करें, किसी भी किस्म से आतिशबाजी करके अपने रुपये और पैसों को ना जलाएं और मोटरसाइकिल स्टंट भी ना किए जाएं। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली की ये अपील उन हुड़दंगियों के लिए है जो शब बारात यानी सजदा, दुआ और इबादत की रात को मौज मस्ती का जरिया बना लेते हैं। सड़कों पर बाइक से स्टंट और आतिशबाजी कर माहौल खराब करने में जिन्हें मजा आता है। किसी के कब्जे से आतिशबाजी की सामग्री। अपील की जा रही है कि ऐसा न करें। ऐसे लोगों को सीएम योगी का ये संदेश भी याद रखना चाहिए। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। ये सीएम योगी हैं जो सिर्फ बातों से काम नहीं चलाते, जमीन पर भी ऐसे इंतजाम करके चलते हैं कि अराजकता करने वाले अपनी हद में रहें। इसीलिए शब बारात को लेकर भी सीएम योगी ने चक्रव्यूह रच दिया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस के साथ साथ आरएएफ भी मुस्तैद है। चौक चौराहों पर नजर रखी जा रही है। हर जिले में ड्रोन से निगरानी हो रही है। कब्रिस्तानों और मस्जिदों के पास कड़ी सुरक्षा है। आतिशबाजी और स्टंट न करने की अपील हो रही है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो स्टंट भी करते हैं और हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टंट तो नहीं करना चाहिए। स्टंट हम लोग क्या नहीं होता है, हाँ पटाखे दगाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है कि तो वो भी अपने घरों पे मना लिया जाता है और दुआएं पढ़ी जाती हैं। आज शब कदर की शब बारात की रात है तो इसको एक इबादत भी तरीका, और जो हुड़दंग मचाते हैं उनसे हमारी एक अपील है कि ऐसी चीज़ें ना करें कि गाड़ियों पे हुड़दंग मचा रहे हैं, पटाखे दूसरों पे फेंक रहे हैं, ये चीज़ ना करना चाहिए। मेरठ जिले की गिनती संवेदनशील जिलों में होती है। ऐसे में शब बारात के मौके पर योगी फोर्स तय गाइडलाइंस पर अमल को लेकर सड़कों पर निकली हुई है। लगातार फुट पेट्रोलिंग हो रही है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पुलिस की ओर से वहां पर जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं या फिर ड्रोन से निगरानी की बात हो, पुलिस की ओर से ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और पुलिस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि आतिशबाजी हो या फिर स्टंटबाजी, किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। ये दो तस्वीरें देखिए। सहारनपुर और चित्रकूट में भी योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। सड़क पर लगातार गश्त हो रही है। पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ भी फुट पेट्रोलिंग में शामिल है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है।
2000 पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पे लगे हुए हैं, जिसमें एक कंपनी PSC भी लगी हुई है और ड्रोन और CCTV के माध्यम से जुलूसों की लगातार निगरानी की जा रही है। रात में शब बारात में स्पेशली जो UP 112 है उनकी 65 गाड़ियां लगी हुई हैं, जो शब बारात के त्यौहार को स्पेशली सिटी एरिया में, देवबंद एरिया में और सरसावा एरिया में जहां पर प्रोमिनेंटली मनाया जाता है वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा जो फायर की 25 गाड़ियां लगाई हुई हैं। शब बारात पर हुड़दंग न हो, अराजकता न फैले, इसके लिए योगी सरकार तो अलर्ट है ही, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपने स्तर पर पहल की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने शब बारात को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। मुस्लिमों से इबादत में रात बिताने की अपील की गई है। शोर शराबा न करने की हिदायत दी गई है। आतिशबाजी और स्टंट से दूर रहने को कहा गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी फॉलो करने की अपील की गई है। इस्लाम सेंटर ने यह भी अपील की है कि आज की मुक़द्दस रात पूरी रात इबादत में गुजारें और कोई भी फजूल काम ना करें। किसी भी किस्म से आतिशबाजी करके अपने रुपये और पैसों को न जलाएं और मोटरसाइकिल स्टंट भी ना किए जाएं। सीएम योगी का साफ कहना है, पर्व और त्योहार मनाइए पूरे जोश और उमंग के साथ, लेकिन सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत न हो। उत्साह के साथ, उमंग के साथ जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहारों को हम मनाएंगे तो बहनों और भाइयों, अनंत काल तक पर्व और त्योहारों का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। शब बारात को लेकर योगी फोर्स अलर्ट है, इसलिए भाईजान से भी कोई गलती न करने की अपील की जा रही है, क्योंकि गलती की तो त्योहार का मजा किरकिरा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल कभी दंगों का गढ़ रह चुका है। जी हां, 2024 की हिंसा की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन वहां भयानक दंगा हुआ था 48 साल पहले, यानी 1978 में। 1978 में हुए दंगों पर फिल्म आने वाली है। फिल्म के 2 किरदारों की तस्वीरें रिवील की गई हैं और यहीं से शुरू हो गया है बवाल। फिल्म मेकर का कहना है कि वो 1978 में हुए दंगे का सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन संभल के मुस्लिम समुदाय का सिर्फ पोस्टर देखकर ही कहना है कि वो फिल्म तो कतई नहीं देखेंगे, बल्कि इसका विरोध करेंगे। देखिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भाईजान के रूप में सांसद जियाउर रहमान बर्क की तस्वीर है और अब्बा जान के रूप में उनके दादा शफीकुर रहमान की। सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों को संभल में दंगा भड़काने वाले विलन के तौर पर दिखाया गया है। इस फिल्म में संभल के SP कृष्ण बिश्नोई को अर्जुन बिश्नोई के रूप में दिखाया गया है, जिनकी पहचान अभी रिवील नहीं हुई है। लेकिन अभी से फिल्म कल्कि संभल को लेकर मुस्लिम मोहल्ले में कोहराम मच गया है। कल्कि संभल फिल्म को अभी से प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया जा रहा है। भाईजान ऐलान कर रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देखेंगे और हिंदू कह रहे हैं कि वो तो फिल्म देखेंगे, दूसरों को भी फिल्म देखने के लिए जरूर कहेंगे। तो क्या इस फिल्म को आप देखेंगे? वजह जैसे हम तो देखेंगे नहीं जी, हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। फिल्म देखने जाएंगे आप? बिल्कुल देखने जाएंगे, अपील करेंगे लोग जाएंगे और सबको दिखाएंगे, बोलेंगे भाई फिल्म देख के आओ, हमारी कल्कि के ऊपर फिल्म बन रही है, हमारे सनातन के ऊपर किसी ने हिम्मत दिखाई है जो फिल्म बना रहा है इतनी। बिल्कुल जाएंगे और दिखाएंगे भी सबको, शेयर भी करेंगे, सब काम करेंगे, सबको सच्चाई बताएंगे कि क्या हुआ है, पब्लिक देखेगी। कल्कि संभल के पोस्टर रिलीज के बाद जब ऐसा संग्राम छिड़ा है तो पूरी फिल्म जब आएगी तब क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर का दावा है कि कल्कि संभल में 1978 के दंगे का सच दिखाया जाएगा। कल्कि संभल के नाम से आज जो पोस्टर जारी हुआ है, ये संभल में जो 78 में दंगे हुए थे, 78 के दंगों की कहानी है, किस तरह वहाँ हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काया गया। संभल के 1978 के दंगे का सच यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुबानी सुना चुके हैं। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। ये संभल दंगे की कड़वी सच्चाई है, जिसका सच दिखाने का दावा कल्कि संभल फिल्म के निर्माता अमित जानी कर रहे हैं, लेकिन संभल का मुस्लिम समुदाय इसे कबूलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। तो आज 1978 के दंगे के चश्मदीद की भी बात आपको सुनवाते हैं। आपके पिता किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर
संभल से। और वहाँ संभल में आके गिर गए थे, मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धंस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। कल की संभल फिल्म में दंगे का सच दिखाने के दावे को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन क्या ये सच नहीं कि सनातन के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक संभल में दंगों का इतिहास रहा है? संभल में 1947, 1948, 1958, 1962, 1972 में दंगे हुए। 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ। इसके बाद 1980, 1982, 1986, 1990, 1992 और 1996 में भी दंगा हुआ। 1947 से अब तक संभल के दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या की गई। लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। डायरेक्टर अमित जानी ने इससे पहले उदयपुर फाइल्स नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई थी। खूब विवाद भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद फिल्म रिलीज भी हुई। अब कल की संभल पर भी विवाद शुरू हो गया है। फिल्म समाज का ही आईना होता है। ये सच है कि फिल्म के लिए निर्देशक को कलात्मक छूट की गुंजाइश होती है, लेकिन फिल्म को देखे बिना सिरे से खारिज कर देना कितना उचित है? संभल से सुनील कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल का मुस्लिम मोहल्ला हर बात पर उबलने लगता है। इस बार भड़कने की वजह है ये लाउड स्पीकर। भाईजान इस बात पर भड़के हैं कि रमजान के दौरान लाउड स्पीकर से अजान देने की जो अर्जी संभल डीएम को दी गई थी, उसे जिला प्रशासन ने ठुकरा दिया। और ठुकराया ही नहीं, यह भी क्लियर कर दिया कि अगर नियमों के खिलाफ गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। संभल में रमजान के रोजे होंगे, मस्जिदों में नमाज होगी, ईद भी मनेगी, अजान भी होगी, लेकिन ये सब कुछ होगा बिना शोर के, बिना लाउड स्पीकर के। मस्जिदों में लोग नमाज के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन लाउड स्पीकर इसका जरिया नहीं बनेगा। मतलब अब की बार की रमजान शांति से संपन्न कराने की संभल प्रशासन पक्की गारंटी करती दिख रही है। शर्त 2 हैं, इबादत पर कोई रोक नहीं, नियम नहीं माना तो कड़ी कार्रवाई। अब पूरा मामला डिटेल में समझिए। विवादित शाही जामा मस्जिद सदर जफर अली ने संभल डीएम को एक खत लिखा। खत में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन मांगी। मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि इमाम की आवाज सभी नमाजियों तक पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकर जरूरी है। सिर्फ इतना था पहले गाइडलाइन में कि शोर नहीं मचेगा, इतने माइक पावरफुल नहीं होंगे कि जिससे दूसरों को ध्वनि प्रदूषण हो। संभल में एक लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जिससे इमाम जो पढ़ रहे हैं अंदर और उसे आखिरी जो नमाजी बैठे हैं उन तक सारा बात समझ में आ जाए, कोई भ्रम की स्थिति न रहे इमाम के बीच में और नमाजी के बीच में। इसलिए उसकी हमने मांग करी। सरकार के दबाव में प्रशासन को नहीं करना चाहिए ऐसा काम, आपने भी देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए प्रशासन को जो उचित कार्रवाई वो करनी चाहिए। सदर जफर अली 2024 में संभल में दंगा भड़काने के आरोपी हैं। इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जफर अली मेन नहीं है, मेन है लाउड स्पीकर। जफर अली ने विवादित शाही जामा मस्जिद की मीनार पर रमजान के दौरान लाउड स्पीकर टांगने की प्रशासन से विशेष अनुमति मांगी थी। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जफर अली का पत्र पढ़ा और विवादित शाही जामा मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जफर अली की विवादित शाही जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की अपील प्रशासन ने ठुकरा दी। संभल जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए जफर अली का आवेदन रद्द कर दिया। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को सख्त हिदायत दी है कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अगर निर्देशों का उल्लंघन होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 18 फरवरी से रमजान शुरू हो रहा है। संभल में विवादित मस्जिद संवेदनशील इलाके में आती है, लिहाजा पुलिस भी सतर्क है और किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, और इसलिए इस बार संभल में रमजान बिना लाउडस्पीकर के अजान वाली होगी। संभल से सुनील कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। करीब 52 लाख छात्र ये परीक्षा देंगे, लेकिन एग्जाम से पहले ही नकल माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ के नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ मिशन 18 में लग गए हैं।
अब मिशन 18 क्या है? यूपी में एग्जाम कैसे नकल विहीन होंगे? क्या है योगी सरकार का ये प्लान? देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में अब पेपर लीक नहीं, यूपी में अब कोई भी परीक्षा रद्द नहीं होगी। यूपी में अब नकल माफिया किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं। क्योंकि सीएम योगी यूपी में मिशन 18 पर जुट गए हैं। नकल करोगे तो योगी बख्शेंगे नहीं। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। नकल माफिया, पेपर लीक करने वाले माफिया को सीएम योगी की ये लास्ट वार्निंग है, क्योंकि बस कुछ दिन बाद शुरू होने जा रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस बार पहले से ज्यादा फुल प्रूफ तैयारी की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 जिलों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। ये जिले हैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा। पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक नकल माफिया पर योगी सरकार की तिरछी नजर है। पेपर की छपाई से लेकर ट्रैवल हिस्ट्री तक को ट्रैक किया जा रहा है। यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक चलेंगी। पेपर लीक रोकने और नकल पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी खुद एक्शन में है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 10 लेवल की सिक्योरिटी होगी। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षा हॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। जहां पेपर रखे जाएंगे उस स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी होगी। जोन और सेक्टर वाइज मजिस्ट्रेट, मोबाइल मजिस्ट्रेट के साथ फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते तैनात होंगे। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। योगी के टारगेट पर वो शहर हैं जहां नकल की आशंका सबसे ज्यादा होती है। यूपी के कौशाम्बी में सबसे ज्यादा नकल माफिया एक्टिव रहे हैं। आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक का 1 लाख का इनामी आयुष पांडे भी कौशाम्बी से ही पकड़ा गया था। योगी का ऑर्डर है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जिसे कौशाम्बी जिला प्रशासन ने चैलेंज के रूप में लिया है। बोर्ड परीक्षा की शुचिता के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगभग 80 यहाँ पे जो केंद्र व्यवस्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो है ये परीक्षा कराई जाएगी। कौशाम्बी ही नहीं, नकल को लेकर गाजीपुर भी बदनाम रहा है। गाजीपुर नकल माफिया महेंद्र कुशवाहा का इलाका है। 2022 में महेंद्र कुशवाहा ने 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक करवाया था, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए गाजीपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्व के घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 18 संवेदनशील जिलों में भी चिन्हित किया है, जिसके क्रम में पृथक से निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे विशेष सतर्कता और जो अगर कोई प्रयास करता है इस तरीके का पेपर आउट कराने का, इस तरीके की कोई, तो उसके लिए विशेष सतर्कता बरतनी है, रैंडम चेकिंग करानी है और पृथक से समीक्षा बैठकें भी करनी है। इस साल यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में करीब 52 लाख छात्र बैठेंगे। योगी पहले ही कह चुके हैं कि अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो नकल माफिया तो भुगतेंगे ही, साथ ही पेपर लीक नहीं रोक पाने वाले अफसर भी सजा पाएंगे। पिछली सरकार ने काम किया था, नकल में इतनी महारत हासिल की थी कि मैं देखता था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अन्य जगहों के बच्चे यहाँ अपना नामांकन कराते थे परीक्षा के लिए। नकल माफिया के खिलाफ योगी ने फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर ली है, अफसरों को भी लगा दिया है। अब बारी है फाइनल अटैक की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस मजार को अवैध घोषित किया जा चुका है, जिस मजार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है, उस अवैध मजार पर राजनीति वाली हरी चादर चढ़ाकर बुलडोजर को रोकने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश पता है कौन कर रहा है? ये कोशिश कर रही है कांग्रेस। लखनऊ में केजीएमयू के अवैध मजार को बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर आई है, लेकिन लगता नहीं कि उसकी कोशिश रंग लाएगी। आखिरकार मजार तक पहुंच गई राजनीति। जिस केजीएमयू की 6 अवैध मजारों की उल्टी गिनती चल रही है, क्या उसको बचाने के लिए अब बुलडोजर के आगे कांग्रेस आएगी? मजार पर हरी चादर चढ़ाई जा रही है।
इबादत की जा रही है ताकि किसी तरीके से बुलडोजर से केजीएमयू की 6 अवैध मज़ारें बच जाएं। पूरे प्रदेश के अंदर हर गली गली में इनको सारे प्रकरण मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि विकास की बात न करके ये विनाश का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। अवैध तो अवैध होता है और योगी राज में अवैध कब्जा बचता नहीं है। शायद ये बात कांग्रेस के नेता को भी समझ में आ गई है, तभी तो अजय राय केजीएमयू के अंदर उस मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे जिसे अवैध घोषित ही नहीं किया गया है। ये शाहमीना की मजार है। केजीएमयू कैंपस में 8 मजारें बनी हैं, इनमें से 6 को अवैध बताकर नोटिस दिया गया है। शाहमीना की मजार और हरमैन शाह की दरगाह को कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जिन पर केजीएमयू प्रशासन ने अवैध का ठप्पा मारा है उन्हें खुद ही उस कब्जे को हटाना होगा, और अगर नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर आएगा और कार्रवाई का खर्च भी मियां भाई से ही वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी। वैसे केजीएमयू की अवैध मजारों को बचाने के लिए सियासत से लेकर धमकी तक हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। नेता केजीएमयू की मजारों के चक्कर लगा रहे हैं तो मुस्लिम संगठन के कुछ नुमाइंदे धमकी पर उतर आए हैं। ये बेईमानी कर रहे हैं वहाँ के लोग, और वहाँ पर आप देखिए दूसरे आप जाकर वहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरे धर्मस्थल बने हुए हैं जो बाद के बने हुए हैं उनको नहीं टच किया जा रहा, और जो बड़ेगर कॉलोनी से पहले बाजार बने हुए हैं उनके कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाए, नाजायज है। तो ये बहुत गलत मुतालिबा है। इसके लिए हमारी जो है वो मुहिम चलेगी और इसको हम होने नहीं देंगे वहाँ के ऊपर, और ये कानूनी लिहाज से भी गलत है बिल्कुल। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे सिलसिले में। हमारा 700 साल पुराना का यानी कि वहाँ का इतिहास है, उनका 120 साल पुराना इतिहास है, वो भी हमारे अजदाद ने उस ज़मीन को दान दिया है, और आज जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो काबिज होकर इस शहर के माहौल को ख़राब करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो हम उनसे पूछेंगे और यहाँ भी पूछेंगे और न्यायालय में भी पूछेंगे। धमकी के अलावा अवैध मजारों के लिए वक्फ वाला दांव भी खेला जा रहा है। दलीलें दी जा रही हैं। केजीएमयू की मजारें वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हैं। कोई कह रहा है मजार ट्रस्ट की जमीन पर बनी है, कोई कह रहा है कि केजीएमयू के अस्तित्व में आने से पहले से ही मजारें हैं। और जो ये धार्मिक स्थान है, ये जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी केवल उन्माद पैदा करने के लिए, लोगों में बेमनस्ता पैदा करने के लिए काम कर रही है। बुलडोजर का रास्ता धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अवैध बाजारों को बचाने की कोशिश में लगे लोगों ने केजीएमयू प्रशासन को अभी तक कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। अवैध बाजारों को जो 15 दिनों का अल्टीमेटम मिला था उसे खत्म होने में अब बस गिनती के दिन ही बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ठाकुर जी, बांके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उनके आंगन में जाकर दंडवत होते हैं, लेकिन वहां सलीम की एंट्री ने भक्तों से लेकर साधु संत तक को आक्रोश से भर दिया। बांके बिहारी के सुगम दर्शन के लिए वहां स्टील की रेलिंग लगाई जानी है, जिसका ठेका देने की खबर जैसे ही सलीम नाम के मुस्लिम ठेकेदार को देने की फैली तो सनातनी गुस्से से भर गए। और फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे बांके बिहारी मंदिर में बवाल कर। बिहारी लाल की जय, हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की अधर्म का प्राणियों में बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन पैर भी नहीं रखे मुसलमान। वो लोग है अच्छा नहीं है कि गौ मांस खाते या जो भी खा के यहाँ काम करें, या वो चीज बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उनको हमारे मंदिर से 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। विरोध हो रहा है। नहीं करेगा। जो गौ मांस खाते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों का मंदिर में प्रवेश हम नहीं होने देंगे। इनको किसी भी कीमत पर अपने मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। ठाकुर जी के मंदिर में कोई भी गौ मांस खाने वाला व्यक्ति आए, हम यदि सरकार ने हमारी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। जहां बांके बिहारी महाराज लीलाएं रचते हैं, जहां रोजाना हजारों हजार की संख्या में सनातनी अपने आराध्य की एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके प्रांगण में भाईजान की ठेकेदारी पर बवाल मचा है। साधु संत गुस्से में हैं,
हिंदू का काम हिंदू को देना चाहिए। अच्छा, मुसलमान को नहीं देना चाहिए? हाँ, मुसलमान को नहीं लेना चाहिए। मुसलमानों की तो बढ़त दे दे के आज ये हालत हो गई। कह रहे हैं कि कान्हा के मंदिर में सलीम का क्या काम है। सलीम कौन है, क्यों विरोध है और मंदिर में आंदोलन के स्वर क्यों उठ रहे हैं, सबसे पहले उस वजह को जान लीजिए। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और प्रांगण में स्टील की रेलिंग लगाने का ठेका सलीम नाम के एक मुस्लिम ठेकेदार को दिया गया है। इस पर न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और इस ठेके को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। दिनेश फलाहारी का कहना है कि माखन चोर की भूमि पर सनातन विरोधी बर्दाश्त नहीं होगा। उनका आरोप है कि सलीम ने अपनी पहचान छिपाकर इस ठेके को धोखे से लिया है। ये मुस्लिम समाज के लोग नाम बदलकर पहचान छुपाकर इन्होंने ठेका प्राप्त कर लिया है। हम चाहते हैं कि उनको हमारे मंदिर से 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे ठाकुर जी के मंदिर में कोई भी गौ मांस खाने वाला व्यक्ति आए। हम यदि सरकार ने हमारी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी का मालिक सलीम अहमद है उसका नाम कनिका कंस्ट्रक्शन है, जबकि सलीम का कहना है कि वो इस कंपनी में रंजन शर्मा नाम के एक शख्स का पार्टनर है। उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी का नाम कनिका है और उसका यह भी कहना है कि उसे बांके बिहारी महाराज की कृपा से ये काम मिला है। ना तो उन्होंने हमें कोई ठेका दिया, ना उन्होंने कोई हमें पैसा दिया। हमने अपनी आस्था की ने रंजन शर्मा कहने लगा हमें बांके बिहारी जी ने बुलाया। जब मुझे सेवा के लिए बाबा बिहारी जी ने बुलाया, दुनिया की ताकत, उनसे जाके मिल लो। लेकिन ठाकुर जी के तमाम भक्तों का मानना है कि गौमांस का सेवन करने वालों को मंदिर की रेलिंग का काम सौंपने से शुद्धता का खंडन होगा। इसलिए अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होने की मांग उठ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि कुशल हिंदू ठेकेदारों को छोड़कर मुस्लिम ठेकेदार को यह काम क्यों दिया गया। बांके बिहारी मंदिर में ये रेलिंग भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई जा रही है। इसमें 21,000 किलो स्टील की स्लाइड और फोल्ड रेलिंग लगेगी, जिससे सनातनियों के लिए ठाकुर जी के दर्शन करना आसान हो जाएगा। मंदिर में आने वाले हिंदू भी मांग कर रहे हैं कि रेलिंग का काम सलीम को नहीं, किसी सनातनी को मिले। गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुओं की कमी थोड़ी ना है। हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर है जिसमें हम ही कर सकते हैं। अच्छा, किसी मुस्लिम का कोई वो नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता ऐसा। राधे राधे का मंदिर है। अब वो लोग हैं अच्छा नहीं है कि गौ मांस खाते या जो भी खा के यहाँ काम करें, या वो चीज बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वृंदावन में पैर भी नहीं रखे मुसलमान, पैर भी नहीं रखे ना। योगी पे पहुँचनी चाहिए ये खबर। ब्रजभूमि से भाईजान के बाइकआउट की मांग कोई पहली बार नहीं उठी है, लेकिन इस बार तो मियां भाई मंदिर के अंदर तक आ गए हैं। इसलिए संतों को आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी। अब निगाहें योगी सरकार के अगले कदम पर हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि शासन द्वारा ही ये ठेका दिया गया है, तो क्या ये ठेका निरस्त होगा या फिर वो जो मुसलमान ठेकेदार है उसी को काम करने दिया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल निर्वाण के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, वृंदावन। मुल्ला मुनीर जिस परमाणु बम की धौंस जमाता है उसके उसी परमाणु बम पर कब्जा होने वाला है। ये कब्जा करेंगे वो बलूच लड़ाके जिन्हें मुनीर चुटकियों में मसल देने का दम भरा करता था। 3 दिनों से इन्हीं बलूच लड़ाकों के हमलों से बलूचिस्तान थर्रा रहा है। अब तो बीएलए के फाइटर उस खुजदार शहर तक जा पहुंचे हैं जहां मुनीर ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। यानी मुनीर के परमाणु हथियारों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा। मुनीर एंड कंपनी को पता भी नहीं चला और बलूच लड़ाकों ने 12 शहरों को धुआं कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके 3 दिनों से मुनीर और उसकी कायर फौज के पसीने छुड़ा रहे हैं। अब तो वो वहां जा धमके हैं जहां मुनीर ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। जहां परमाणु बम, बलूचों ने वहां दिखाया दम। खुजदार पर प्रहार, मुनीर से छिनेंगे परमाणु हथियार। मुनीर और उसकी कायर फौज को पीटते बलूच लिबरेशन आर्मी अब खुजदार में दाखिल हो चुकी है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खुजदार में पाकिस्तानी सेना और बलूचों के बीच भीषण जंग चल रही है। बलूचों का खुजदार पहुंचना मुनीर के लिए क्यों परेशानी का सबब है, वो समझ लीजिए। खुजदार रणनीतिक रूप से एक बेहद अहम जिला है।
यहाँ पाकिस्तानी सेना का बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। पाकिस्तान ने यहाँ अपने परमाणु हथियारों को भी तैनात कर रखा है। ऐसे में खुशदार सैन्य अड्डे के पास बलूच विद्रोहियों के हमले को एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। मजे की बात यह है कि परमाणु ताकत होने का दंभ भरने वाली पाकिस्तान सरकार कह रही है कि बलूच लड़ाके ऐसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं जिसका तोड़ उनकी फौज के पास है ही नहीं। बलूच लड़ाकों से निपटने के लिए मुनीर एंड कंपनी के पास कायदे के हथियार तक नहीं है और वो भारत को आंख दिखाती है। बहरहाल भारत की बात अभी छोड़ देते हैं। फिलहाल तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने मुनीर की सेना की पतलून ढीली कर रखी है। पाकिस्तान ने ट्रंप की हर बात मानी। अवाम के विरोध के बावजूद गाजा में सैनिक तक भेजने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जिस ट्रंप के सामने पाकिस्तान झुका, उसी ट्रंप ने आज मुनीर की आंखों में आंसू भर दिए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ही चर्चा है, भारत अमेरिका का ट्रेड डील। पाकिस्तान छाती पीट रहा है कि भारत पर 18% और पाकिस्तान पर ट्रंप ने 1% ज्यादा यानी 19% वाला टैरिफ क्यों लगा दिया। हिंदुस्तान का जश्न पाकिस्तान के लिए मातम बन गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से पाकिस्तान में रोना पिटना मच गया। हर गली चौराहे पर एक ही चर्चा है, ट्रंप की ऐसी खुशामद का ये अंजाम कि पाकिस्तान पर टैरिफ 19%, हिंदुस्तान का टैरिफ 25 से घटाकर 18%। पाकिस्तान ने ट्रंप के हर बड़े मुद्दे पर उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग तक कर डाली। गजा मामले में भी अमेरिका के कहने पर अपनी सेना भेजने की मंजूरी दी। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। आसिम मुनीर ने अमेरिका के कई चक्कर लगा लिए। पाकिस्तान का खनिज भंडार देने को तैयार हो गया और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के सीज फायर कराने के दावे को भी बिना सवाल उठाए कबूल कर लिया। लेकिन मक्खनबाजी की हर कोशिश मुंह के बल गिरी। ट्रंप ने पाकिस्तान के मुकाबले भारत को ही तवज्जो दी। ट्रंप के फैसले के बाद पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत टैरिफ पर अमेरिका के दबाव में आ जाएगा और रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा,